सो हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं सफल 3.0 में अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर लेकर, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि आज के लेक्चर में हम जो आपकी पार्टनरशिप चैप्टर है ना, इसका सारा बेसिक कवर करेंगे, सारे कंसेप्ट कवर करेंगे। और आने वाले लेक्चर में हम इसके सारे के सारे एमसीक्यू कवर करेंगे। यानी कि जो भी आपके अकाउंटेंसी रहने वाली है, पहले चैप्टर में हम पूरा का पूरा बेस बनाएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में ही हम उसके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या करने वाले हैं हम पूरी पार्टनरशिप में, जो भी फंडामेंटल्स है, मीनिंग है, डेफिनेशंस है, फीचर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को आप कैसे बनाते हो, पार्टनर्स कैपिटल को आप कैसे देख रहे थे, पास्ट एडजस्टमेंट्स को आप कैसे देख रहे थे, उन सबको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की पार्टनरशिप होती क्या है एक्चुअल में। मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने बहुत सारे बिजनेस के नाम सुने होंगे और जिनमें से एक सुना होगा सोल प्रोप्राइटरशिप। कितने ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने ये नाम सुना है सोल प्रोप्राइटरशिप। सर क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है बेटा जी, एक ऐसा बिजनेस जिसमें जो मालिक है वो सिर्फ एक है, यानी कि जो ओनर है वो सिर्फ एक है। तो इस बिजनेस में जहां पर मालिक एक है, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। कितना पैसा लगा सकता है, कितनी स्किल है उसके पास, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी अगर कर्जा आ गया बिजनेस में और उसके बिजनेस में उतना पैसा उसके पास नहीं है, तो पैसा उसे घर से भी लाके देना पड़ेगा। वो कब तक जिंदा रहेगा, मरने के बाद बिजनेस खत्म हो गया। बहुत सारे फायदे भी है, लेकिन बहुत से ज्यादा काफी नुकसान है। तो इसको थोड़ा सा एडवांस करके एक और फॉर्म आई, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी। पार्टनरशिप एक और नया बिजनेस आया जिसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप का मतलब है जिसमें कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग, कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग आपस में बिजनेस करने के लिए रेडी हुए हैं, विच इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर इसका मतलब क्या हुआ कि विच इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल? फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी में 4 पार्टनर है, यानी 4 साझेदार हैं। मेरी जो पार्टनरशिप फर्म है, अब सर फर्म क्या होती है? अभी आप जहां पर इस क्लास को देख रहे हैं, मान लो आप घर पर देख रहे हो, उसे आप घर कह रहे हो। आप किसी कोचिंग के अंदर देख रहे हो तो उसे आप कोचिंग का नाम दे रहे हो। आप स्कूल के अंदर देख रहे हो तो उस बिल्डिंग को स्कूल का नाम दे रहे हो। ऐसे ही ऐसी छत जिसके नीचे आप पार्टनरशिप कर रहे हो, उस छत को हम बोलते हैं हमारी फर्म। और उसमें जो भी लोग हैं वो सब आपस में कौन है, पार्टनर्स कहलाते हैं, मालिक कहलाते हैं। कम से कम 2 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 होना चाहिए। तो क्या कहा गया आपसे कि पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग आपस में एग्री हुए हैं बिजनेस करने के लिए और प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए। अब यहां पर एक डेफिनेशन में आपको दिख रहा है बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। इसका मतलब क्या? मान लीजिए मेरे पास 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी और डी। डी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से फर्म को 20,000 का लॉस हो गया, घाटा हो गया। सर क्या ये घाटा सिर्फ डी झेलेगा? नहीं, ये घाटा ये चारों लोग झेलेंगे अपने अपने एग्रीड रेशियो में। तो वही कहा जा रहा है विच इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप क्या होती है? सर पार्टनरशिप का मतलब होता है रिलेशन पार्टनर्स के बीच में, कम से कम 2 पार्टनर, ज्यादा से ज्यादा 50, विच इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये डिफाइन है। पार्टनरशिप के ऊपर एक एक्ट लगा हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इस एक्ट को आपको ध्यान रखना है कि हम जब भी पार्टनरशिप करेंगे
तो हमारे ऊपर एक एक्ट, एक कानून चल रहा है, एक लॉ चल रहा है जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, सर सेक्शन क्या होता है? जब भी हम कोई बुक्स पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा वहां पर आप पैराग्राफ देखते हो ना, ऐसे ही हमारी लॉ की बुक्स में जो पैराग्राफ होते हैं ना, हम उनको सेक्शन बोलते हैं। तो सेक्शन 4 में लिखा हुआ है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। तो पार्टनरशिप क्या है? एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हम आपस में कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग एग्री हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने के लिए, विच इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जिसका मीनिंग मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, ओके सर। अब इसके कुछ फीचर्स, सबसे पहला मैंने क्या बताया? 2 और मोर पर्सन, यानी कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग होने चाहिए आपकी पार्टनरशिप में। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब होता है यहां पर एक एग्रीमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, यानी कि आप जितने भी पार्टनर्स हो ना, आप सभी मिलके आपस में एक एग्रीमेंट तैयार कर सकते हो जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। सर क्या होता है ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, कागज का टुकड़े पर होता है ये, जिसमें हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके नाम, किसने कितना पैसा लगाया, किसको कितना पैसा मिलेगा, किसकी कितनी सैलरी है, किसका किसको कैपिटल रेशियो होगा, प्रॉफिट रेशियो होगा, वो सब लिखा होता है। सर क्या पार्टनरशिप डीड बनवाना, क्या एग्रीमेंट करवाना जरूरी है? नहीं बेटा, ये कंपलसरी नहीं है। बट अगर आप महाराष्ट्र साइड के हो, वहां पर पार्टनरशिप डीड बनवाना कंपलसरी है, आपके लिए जरूरी है। बाकी अदर स्टेट्स में आपको पार्टनरशिप डीड बनवाना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो क्या कह रहा है कि इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइन बाय ऑल द पार्टनर्स। एक डॉक्यूमेंट होता है जो सारे पार्टनर्स के द्वारा साइन किया गया है। A written agreement containing the terms and conditions, सारी पार्टनरशिप की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो वहां पर लिखी हुई है और उसको हम क्या बोल रहे हैं? पार्टनरशिप डीड। तो दूसरा फीचर एग्रीमेंट होता है। तीसरा लॉफुल बिजनेस, आप और आपके साथ जो भी पार्टनरशिप में आए हैं उनको बिजनेस करने का जो मोटिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए। आपने कहा चलो हम दोनों मिलकर एक कुत्ते को मार देते हैं, क्या ये लॉफुल है? नहीं सर, कानून की नजर में वो लॉफुल होना चाहिए। अ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड टू डू अ लॉफुल बिजनेस विच इंक्लूड ट्रेड, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वोकेशंस, प्रोफेशन, कुछ भी हो सकता है। Any type of charitable institution running as a not-for-profit organization will not be considered as business. Profit sharing, a partnership agreement specify how the profit of the loss will be shared by the partners. अगर आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जहां पे आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, सर्विस देना है, हेल्प करना है, तो इसको आप पार्टनरशिप नहीं करेंगे। तो 3 फीचर हुए, पहला 2 और मोर पर्सन, दूसरा एग्रीमेंट, तीसरा बिजनेस आपका जो होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि या तो सभी लोग काम कर रहे हैं या कोई एक पर्सन काम कर रहा है। एक पर्सन ने काम करने से जो फायदा है या लॉस है वो सबका है, और सबका फायदा है वो भी सबका फायदा या सबका लॉस है। अब हर पार्टनर के कुछ अधिकार होते हैं, जितने भी पार्टनर हैं उनको कुछ अधिकार होते हैं। एवरी पार्टनर हैज द राइट, किसका? मैनेजमेंट के काम में पार्टिसिपेट करने का, कंसल्ट करने का कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है, सारे जो अकाउंट्स को मैनेज किया है उनकी कॉपीज को देख सकता है, प्रॉफिट एंड शेयर या लॉस को देख सकता है। अगर, हाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, अब यहां से कुछ ज्ञान भरी बात आपके लिए चालू होती है। अगर पार्टनर्स के बीच में, मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है, आपके ऊपर है, आप करवाना चाहो करवाओ, नहीं करवाना चाहो मत करवाओ। तो अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, उस केस में पार्टनरशिप एक्ट के कुछ प्रोविजंस काम करते हैं।
सर कौन से प्रोविजंस काम करते हैं? देखिए दो प्रोविजंस काम करते हैं। पहला, पार्टनर्स जो प्रॉफिट और लॉस है वो इक्वली शेयर करेंगे। क्या करेंगे? इक्वली शेयर करेंगे। फर्क नहीं पड़ता किसने ज्यादा पैसा लगाया किसने कम पैसा लगाया। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप के प्रोविजंस काम करते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रॉफिट और लॉस को बराबर शेयर किया जाएगा, और दूसरा, अगर आपने कोई लोन ले रखा है, तो हमने कोई लोन ले रखा है तो उस लोन पर हमें इंटरेस्ट देनी पड़ेगी 6%। ये दो नियम काम करते हैं अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। प्रॉफिट और लॉस को बराबर बांटा जाएगा और इंटरेस्ट और लोन की जो रेट होगी वो 6% होगी। अब मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूं कि ये पार्टनरशिप आई कहां से। ये पार्टनरशिप आई कहां से? जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो सीवीट का एग्जाम देने वाले हैं, अकाउंटेंसी का एग्जाम देने वाले हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्लास 11th में अकाउंट्स जरूर देखी होगी। आपने क्लास 11th में अकाउंट्स जरूर देखी होगी। यस सर, देखी है। आपको याद है क्लास 11th में अकाउंट्स में एक चैप्टर था सबसे लास्ट, जिसका नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लास 11th में आपने एक चैप्टर देखा होगा जिसका नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस सर, देखा था। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको याद होगा आप ट्रेडिंग अकाउंट को बना रहे थे, आप प्रॉफिट एंड लॉस को बना रहे थे, आप बैलेंस शीट को बना रहे थे। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस से आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिल रहा था, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस में से आपको नेट प्रॉफिट मिल रहा था, नेट लॉस मिल रहा था, उसे आप कहां डाल रहे थे? बैलेंस शीट में, कैपिटल में। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो प्रॉफिट एंड लॉस में से नेट प्रॉफिट मिला या नेट लॉस मिला, इसका ट्रीटमेंट हम कहां कर रहे थे? बैलेंस शीट में, कैपिटल में। अगर नेट प्रॉफिट था तो कैपिटल में जोड़ा जा रहा था, और घाटा है तो माइनस किया जा रहा था। बट ये कैपिटल है किसकी? मालिक की। कैपिटल लगाया किसने? मालिक ने। यही पूरा झोल है। यानी कि इस चैप्टर में जो वो नेट प्रॉफिट आप कैपिटल में डायरेक्ट डाल रहे थे, अब वो डायरेक्ट नहीं आएगा, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि वहां पर एक ही इंसान था। आपने क्लास 11th की अकाउंटेंसी देखोगे तो वहां पर सारा सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से चलता है। रवि का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, बट यहां आ गए पार्टनर्स। अब पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटा जाएगा, उसके बाद कैपिटल में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर आपको दे रखा है पार्टनरशिप डीड के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं पार्टनरशिप के। ठीक है, और क्यों पार्टनरशिप आपके बीच में आई है, अब इसका फायदा क्या है। अगर आपके बीच में पार्टनरशिप डीड है तो ये एक लीगल एविडेंस है, रिटन एविडेंस है। अगर आपके खिलाफ कोई केस करता है या कोई गलती हो गई है, जो आपको लग रहा था कि डीड में तो ऐसा लिखा हुआ है लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास वो एविडेंस है। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप किसी को केस नहीं कर सकते, है ना। तो वही चीज है कि इसमें नाम होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, पार्टनर्स का एड्रेस होता है, पार्टनर के साथ साथ फर्म का एड्रेस, फर्म का नेम होता है, हमारा बिजनेस कहां पर है, क्या नेचर है हमारे बिजनेस का, कब हमारी पार्टनरशिप शुरू हुई, किसने कितना पैसा लगाया, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका क्या होगा, ये सब हमारा पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली और इंटरेस्ट और लोन 6%। पार्टनरशिप डीड की इंपोर्टेंस क्या है? सबसे पहला, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ये बताता है कि पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। इसके साथ साथ ये कुछ ड्यूटीज देता है, हमें कुछ लायबिलिटीज देता है, हर पार्टनर को क्या क्या काम करना है। अगर कोई लड़ाई हो गई तो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है वही माना जाता है,
नॉट एसेंशियल बट डिजायरेबल टू हैव पार्टनरशिप डीड। ये मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि आपके बीच में पार्टनरशिप डीड हो, आपके ऊपर है। वेयर देयर इज नो पार्टनरशिप डीड प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल बी अप्लाइड। ये मैंने आपको बताया कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रोविजन अप्लाई होते हैं पार्टनरशिप के एक्ट के। कौन से प्रोविजन? प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। ठीक है, चलिए अब यहां पर आता है ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस बांटा जाएगा? यस सर, बांटा जाएगा इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या इंटरेस्ट और कैपिटल मिलेगी पार्टनर को? नहीं मिलेगी। क्या ड्रॉइंग्स मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर कोई लोन ले रखा है तो क्या लोन पर ब्याज दी जाएगी? यस सर, 6% से। कोई सैलरी, कोई रेम्युनरेशन, कोई कमीशन दी जाएगी? नहीं सर, सिर्फ दो ही चीज होंगी, सिर्फ दो ही चीज होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। ठीक है, यहां से अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये आपका आया था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 में। देखिए आपने देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक फीचर था अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो हमसे कहता था कि अगर आपके बिजनेस में पैसा नहीं है और आपके ऊपर कोई कर्जा आ चुका है, कोई डेप्ट आ चुका है, तो उस पैसे को आपको अपने घर से भी लाके देना पड़ेगा, लेकिन देना तो पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए पार्टनरशिप को थोड़ा सा अपडेट किया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि इसमें हर किसी की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड नहीं होती, कुछ की लिमिटेड होती है और कुछ की अनलिमिटेड होती है। इतना ही आपको इसमें याद रखना है, क्यों बना, किस लिए बना। चलिए अब आते हैं हम अपने मेन काम पर। देखिए आपकी शुरुआत होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। मतलब सर दो चीजें बेटा, एक है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, थोड़ी माफी चाहूंगा बच्चों लोग, फीवर है बहुत तेज, इसलिए थोड़ा सा वॉइस में ऐसा लग रहा होगा। देखिए एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि ये चीज आपको देनी ही देनी पड़ेगी, चाहे आपका फायदा हो या ना हो, क्योंकि ये एक चार्ज है। क्या कहा मैंने? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है ये चीज आपको देनी ही देनी पड़ेगी, चाहे आपको फायदा हो या नुकसान हो। लेकिन चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? ये आपको जब ही देना पड़ेगा जब आपको क्या होगा? फायदा होगा। यानी अगर आपको फायदा नहीं हुआ तो इसमें आने वाली चीजें आपको नहीं देनी पड़ेंगी। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या कहा मैंने? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर मैं आपसे पर्सनल, रियल और नॉमिनल की बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे नॉमिनल नेचर का अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। बट ये दोनों बना कौन रहा है? फर्म बना रही है। तो फर्म के लिए होने वाले सारे खर्चे, सारे एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के भी डेबिट साइड में। फर्म को होने वाले सारे फायदे, फर्म के लिए इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के भी क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये नॉमिनल का रूल है। ठीक है, नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यही रूल यहां पर भी काम करता है। आपको याद होगा
अगर आपको ट्रेडिंग में ग्रॉस लॉस हो रहा था तो क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रहे थे? बना रहे थे सर, बना रहे थे। तो वही यहां पर कहा गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब आपको फायदा हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, ये अकाउंट तो बनेगा, इसमें आने वाली चीजें तो आएंगी। जैसे इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा है, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये किसका पार्ट है बेटा? ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। ये आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे आपको फायदा हो या नुकसान हो। और ये कहां आता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन ये चीजें दे रखी है, रेंट दे रखा है, और आपको दिख रहा है कि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर 6% से इंटरेस्ट भी दी जाएगी, इसके लिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करोगे, फिर इन दोनों को डेबिट में डालोगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है तभी बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वरना नहीं बनाओगे। सर, तो इससे आपको एक चीज समझ में आ रही है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब बनेगा? जब हमको प्रॉफिट दे रखा होगा, जब हमको फायदा हो रहा होगा। नुकसान वाले केस में, घाटे वाले केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाओगे, और बनाओगे भी तो जब बनाओगे जब कोई स्पेशल लाइन आपसे कही जा रही है। तो सेम इसका भी डेबिट और इसका भी क्रेडिट। अब बेटा जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपका नॉमिनल अकाउंट है। यस सर। डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड में ऑल इनकम एंड गेन। यस सर। जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा तभी बनेगा। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है? प्रॉफिट। तो फायदा कहां जाएगा? सीआर साइड में, बाई प्रॉफिट। मैं इस तरीके से पूरा फॉर्मेट बना के समझाता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, नहीं 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 नहीं, ये आपका डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड। पापा वाला फॉर्मेट होता है बेटा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पापा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है आपका पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पापा वाला फॉर्मेट होता है। यस सर। ठीक। अब मैंने इसमें क्या बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब बनेगा? जब हमको प्रॉफिट होगा। तो वो प्रॉफिट कहां आएगा? पहले सीआर में डाल दिया। उसके बाद आपको क्वेश्चन में देखना है कि जो मालिक हैं, जो पार्टनर्स हैं, उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया यानी कैपिटल, और उस पर उनको इंटरेस्ट चाहिए ईयरली। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मालिक के लिए तो एक इनकम है, एक फायदा है, लेकिन कौन दे रहा है? फर्म दे रही है। फर्म के हिसाब से क्या है? ये एक्सपेंस है। तो कहां जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में? डेबिट साइड में, क्योंकि नॉमिनल नेचर का रूल चलता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद पार्टनर को सैलरी दी, तो ये पार्टनर के लिए तो फायदा है, फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। कोई कमीशन मिल रही है, आपने किसी होने वाले फ्यूचर के अक्रेंस के लिए रिजर्व बनाए हैं, तो ये सब कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। जब पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला यानी कि ड्राइंग्स करी, इस पर वो हमें ब्याज भी देगा जो कि हमारी फर्म के लिए फायदा है, तो वो कहां आना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वो कहां आना चाहिए आपका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन।
अब हम सी आर साइड का टोटल करेंगे और डी आर साइड का टोटल करेंगे। अगर सी आर साइड का टोटल ज्यादा है तो यहां पर हम ट्रांसफर कर देंगे जितना ज्यादा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट अगर डेबिट ज्यादा है, एक्सपेंस ज्यादा है, तो हमें लॉस हुआ, यहां पर लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो दो तरह का बनता है बेटा। देखिए ये आपके सामने पूरा फॉर्मेट हाजिर है जो मैंने अभी आपको बताया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में देखा आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, फायदा ही आएगा। नुकसान वाले केस में जब तक कोई स्पेशल लाइन नहीं होगी नहीं होगा। उसके बाद आपने पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, कोई रिजर्व, ये सब डेबिट साइड में, और पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड। ठीक, अब ये हाँ इसके बाद आपको मैं कंसेप्ट बताऊं जो होता है क्लियर कंसेप्ट। देखिए बेटा अकाउंटेंसी में आपको बहुत जगह जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है, अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ते हैं, जिसके लिए आपके पास दो अप्रोच होती है। एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच जो शायद आपको मालूम होगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉर्मल अकाउंट वाले फंडे में आप देख रहे थे। एक होता है मॉडर्न अप्रोच जिसको हम इस तरीके से समझते हैं, क्लियर, सी से कैपिटल, एल से लायबिलिटी, ई से एक्सपेंसेस, ए से एसेट्स और आर से रेवेन्यू या फिर इनकम। ठीक है, अब आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि क्लियर में CLR यानी कि कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम या फिर रेवेन्यू, इन सबके रूल सेम होते हैं, और एसेट्स और एक्सपेंसेस इन सबके रूल सेम होते हैं। सर क्या रूल होते हैं? अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो आप उसको एंट्री में, अकाउंट में, क्रेडिट साइड में डालेंगे, और अगर आपकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो आप उसको जर्नल एंट्री में या फिर अकाउंट में कहां डालेंगे? डेबिट साइड में। यही सेम रूल लायबिलिटी का रहेगा और यही सेम रूल इनकम का रहेगा। एसेट्स और एक्सपेंस वाले केस में ये रूल उल्टा हो जाता है, यानी कि अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज होगी तो वो जाएगा डेबिट साइड में, चाहे वो जर्नल एंट्री हो या आप कोई अकाउंट बना रहे हो, और अगर आपकी एसेट्स डिक्रीज होगी तो वो जाएगा क्रेडिट साइड में, और ये सेम रूल एक्सपेंस वाले केस में भी काम करता है। तो बेटा जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के बाद याद रखिएगा सैलरी हम हमेशा पूरे साल की लेंगे। ठीक है, अगर आपको मंथली दे रखा है तो 12 से मल्टीप्लाई, क्वार्टरली दे रखा है तो क्वार्टर वो वाला नहीं, क्वार्टरली दे रखा है तो 4 से मल्टीप्लाई, 6 मंथ दे रखा है तो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को बनाने के बाद अब किस पार्टनर की कैपिटल का कितना बैलेंस है, जिसका फॉर्मेट क्या होता है? देखिए इस तरीके का फॉर्मेट होता है। ये होती है डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। इसका फॉर्मेट कैसा होता है? पर्टिकुलर, उसके बाद जितने पार्टनर है, सपोज 2 पार्टनर है तो 1 2, फिर अगेन पर्टिकुलर 2 पार्टनर है तो यहां पर नाम डाल देते हैं पर्टिकुलर्स A B, अगेन पर्टिकुलर्स A B। अब ये कैसे बनता है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पार्टनर्स की शुरुआत की कैपिटल दे रखी होगी, उस कैपिटल को आपको यहां डालना है बाई बैलेंस BD। ठीक है,
कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में ही जाता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में जाता है। उसके बाद जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया, वहां पर आपने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पार्टनर्स के लिए फायदा है, और ऐसा होने से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, और कैपिटल इंक्रीज होगी तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही सैलरी भी हमारी कैपिटल को बढ़ा देगा, बाय सैलरी, बाय पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, अलग अलग सभी पार्टनर की अलग अलग डालेंगे, एक साथ कंबाइन करके नहीं डालेंगे। उसके बाद यहां पर अगर पार्टनर कोई ड्राइंग्स करता है, इसकी वजह से कैपिटल डिक्रीज होगी, तो 2 ड्राइंग्स, और इस पर जो इंटरेस्ट दी, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट दी, वो भी डेबिट। ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट दी, वो भी हमारा किसका पार्ट बनेगा, डेबिट का ही पार्ट बनेगा। बट ऐसा हम जब करेंगे जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो हमें 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जब हम फॉलो कर रहे हैं तब हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट। क्योंकि उसमें हमें जो भी ये चेंजेस हो रहे हैं ना, ये वाले जो भी ये चेंजेस हो रहे हैं, ये वाले वो शो करना अलाउ नहीं होता पार्टनर्स कैपिटल में। उसमें सिंपल होता है, पार्टनर्स की कैपिटल आपने डाली, पार्टनर ने और पैसा लगाया, यहां डाला, पार्टनर ने कैपिटल में से ही ड्रॉइंग्स करी तो वो यहां डाली, बाकी अकाउंट क्लोज। बाकी जो भी बेनिफिट है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब आप डालते हो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। देखो मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने भी आपको बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला फंडा। हाँ, चलिए अब ये आपके ये रहा। देखिए फिक्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने बाय बैलेंस बीडी डाल दिया, और पैसा लगाया है तो यहां डाला, पैसा निकाला है तो यहां डाला, और बैलेंस कर दिया। बाकी आपको इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं डालना है। वो कहां डालना है सर, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, अगर आप फिक्स्ड को फॉलो कर रहे हो। बट अगर आप फ्लक्चुएटिंग को फॉलो कर रहे हो तो आपके सारी चीज जो मैंने भी बनवाई थी ना, वो सभी आ जाएंगी। जैसे ये देखो सारी चीज आ गई। अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल को फॉलो कर रहा हूं तो सारी चीज आ गई, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट में सब करना है। दोनों में फर्क यही रहता है हमारा, वो एक और वो हमारा सेकंड। उसके बाद इसमें एक कंसेप्ट आता है हमारा मैनेजर कमीशन का। मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन में आपको याद होगा, मैनेजर कमीशन हम प्रॉफिट में से ट्रांसफर करते थे। इसमें 2 केस आता है, एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। फॉर एग्जाम्पल आपसे कह रहा है कि नेट प्रॉफिट है 50,000 का, और इसमें से आपको 5% मैनेजर कमीशन देना है। अगर बिफोर वाला केस है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 50,000 का 5% आपने निकाला, और इस तरीके से आपने सॉल्व कर दिया 2,500। ठीक है, बट सर आफ्टर वाला केस का मतलब क्या होता है, आफ्टर का मतलब होता है जो नेट प्रॉफिट है इसमें कमीशन भी शामिल है। सपोज अगर ये किसी का 100% है और 5% कमीशन है, तो ये किसी चीज का कितना है, 105%। तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, आफ्टर वाले केस में 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 100 प्लस रेट, यानी कि 105, ऐसा करते हैं आफ्टर वाले केस में मैनेजर कमीशन। फिर आता है इसमें आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाला केस। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन
पार्टनर्स ड्राइंग्स। देखिए बेटा, जब भी हम ड्राइंग्स करेंगे, जब भी हम ड्राइंग्स करेंगे तो ड्राइंग्स करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप नॉट फिक्स्ड के हिसाब से ड्राइंग्स कर रहे हो, या फिर आप फिक्स्ड के हिसाब से ड्राइंग्स कर रहे हो। या तो आप नॉट फिक्स्ड के हिसाब से ड्राइंग कर रहे हो या आप फिक्स्ड के हिसाब से ड्राइंग्स कर रहे हो। दोनों में क्या फर्क है? नॉट फिक्स्ड का मतलब है कि जो पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है वो कोई तय नहीं है, कभी भी कर सकता है। कभी महीने की शुरुआत में कर दिया, कभी महीने के बीच में कर दिया, कभी 6-6 महीने बाद कर दिया, कभी 3 महीने बाद कर दिया, उसको हम बोलते हैं नॉट फिक्स्ड। और फिक्स्ड वाले केस में आपको मालूम है कि पार्टनर हर महीने की शुरुआत में, हर महीने के बीच में, हर महीने के एंड में, हर 3 महीने बाद, हर 4 महीने बाद ड्राइंग्स करेगा। तो इसके हिसाब से ड्राइंग्स अलग निकलती है और इसके हिसाब से ड्राइंग्स अलग निकलती है। नॉट फिक्स्ड वाले केस में आपके पास दो मेथड होते हैं। एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में आपको जितनी बार ड्राइंग्स हुई है उतनी बार आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करोगे और सबको जोड़ दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कह रहा है 1 मई को ड्राइंग करी गई 4000 की, उसके बाद 31 अगस्त को ड्राइंग करी 6000 की, उसके बाद 1 जनवरी को ड्राइंग्स करी 8000 की। आपसे ऐसा कह रहा है। तो हम इस केस में क्या करेंगे? देखिए, आप सभी को मालूम है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब खत्म होता है? 31 मार्च को। कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को। तो देखिए, जब उसने 1 मई को 4000 रुपए निकाले हैं तो वो 1 मई से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना चालू हो गया। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 11 महीने। तो कैसे कैलकुलेट होगा? 4000 इंटू 11/12 इंटू जो ड्राइंग की रेट है, सपोज 10% है, तो हमने इसको पूरा सॉल्व किया और यहां जो अमाउंट आया वो यहां पर लिख दिया। ऐसे ही हम इधर करेंगे। 6000 आ गया, डिमांडेड वैल्यू है भाई, बहुत चर्चा रहती है इसकी। 31 अगस्त को निकाला है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। तो 6000 इंटू 7/12 इंटू 10%, यहां आ गया। ऐसे इसका निकालेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, 8000 इंटू 3/12 इंटू 10%। जो जो निकल के आया सबको जोड़ देंगे, वो कहलाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल के हिसाब से। बट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? यहां 4000 कितने महीने आए थे? 11। यहां कितने आए थे? 7। यहां कितने आए थे? 3। तो पहले मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 44,000 है ना, 42,000, 24,000, सबको प्लस कर देंगे। सबको प्लस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो इंटू 10% इंटू 1/12। 1/12 फॉर्मूले में ही है। ऐसा करके प्रोडक्ट मेथड से हम इंटरेस्ट ऑन निकालते हैं। सेम क्वेश्चन का दोनों मेथड से करोगे, आंसर दोनों मेथड से सेम ही आएगा। बट आपको दिक्कत आती है फिक्स्ड वाले केस में। देखिए, फिक्स्ड में हम क्या करते हैं? जब पार्टनर की ड्राइंग फिक्स्ड होती है तो उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ड्राइंग्स इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 100 इंटू 12। ये होता है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड। टोटल ड्राइंग आपको मालूम है कि उसने पूरी साल में इतना पैसा निकाला है, हर महीने निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई। रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, 6% दे रखा है तो 6/100 हो गया। बट आपको दिक्कत देता है ये एवरेज पीरियड। सर ये एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? देखो, एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है
month remaining after first drawing plus month remaining after last drawing. Month remaining after first drawing plus month remaining after last drawing divided by 2. पहली जब आपने ड्राइंग करी तो उस ड्राइंग को करने के बाद कितने महीने बचे हैं, प्लस आखिरी जब आपने ड्राइंग करी तो उस ड्राइंग को करने के बाद कितने महीने बचे हैं और आपने उसको 2 से डिवाइड कर दिया. देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं मान लूं कि हमारा जो साल है वो 1 जनवरी को शुरू हो रहा है और 31 दिसंबर को खत्म होना है. ठीक, अब मैं आपसे कहूं पार्टनर हर महीने की शुरुआत में यानी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग कर रहा है, तो पहली ड्राइंग वो कब करेगा 1 जनवरी को और आखिरी कब करेगा 1 दिसंबर. तो जब उसने पहली ड्राइंग करी तो कितने महीने बचे, पूरे के पूरे 12 ही है, और आखिरी करी तो 1 महीना बचा अपॉन 2, 13 अपॉन 2 यानी 6.5 अपॉन 12 आ गया आपका एवरेज पीरियड. अगर पार्टनर हर महीने की शुरुआत में पैसा निकाल रहा है 1 साल तक. यही अगर आपसे कहता है हर महीने के बीच में मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो पहली ड्राइंग कब करता है वो, पहली ड्राइंग करता है वो 15 जनवरी को और आखिरी कब करता 15 दिसंबर को. तो पहली ड्राइंग करने के बाद 11 महीने तो पूरे बचे हैं और आधा, और ये आपका आधा डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 अपॉन 12. अगर जो पार्टनर है वो हर महीने के बीच में पैसा निकाल रहा है. अगर आपसे कहता है हर महीने के लास्ट में पैसा निकाल रहा है तो क्या होगा, पहली ड्राइंग कब होगी 31 जनवरी को, आखिरी कब होगी 31 दिसंबर को. 31 जनवरी की ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं 11, और आखिरी के बाद कुछ बचा ही नहीं, तो 11 अपॉन 2 यानी 5.5 अपॉन 12. इस तरीके से आप एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन करते हैं जब आपको फिक्स ड्राइंग की बात कही जा रही है. एंट्रीज आई नो आप अच्छे से कर लेंगे, यहां पे मैंने जो फॉर्मूले बताए हैं वो सब दे रखा है. ठीक है, एंट्रीज आप कर ही लेंगे, बस आपको देखना है कि कौन सी चीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो रही है और कौन सी चीज क्रेडिट हो रही है. जो चीज डेबिट हो रही है वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट और उसका नाम सीआर में, और जो चीज क्रेडिट हो रही है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट और उसका नाम डीआर. उसके बाद आते हैं कुछ हमारे प्रोविजंस, किसके, एप्रोप्रिएशन के, और ज्यादातर केस में वो आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ज्यादातर केस में वो प्रोविजन आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सर ये क्या होता है, देखिए बेटा मैंने आपसे कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब बनाया जाएगा, जब प्रॉफिट होगा. यस सर. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी किसका पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ही पार्ट है. तो इसमें कुछ केस होते हैं, जैसे केस 1, अगर आपसे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है. केस नंबर 2, केस नंबर 2, आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दे रखा है और आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है. तो सिंपल है, प्रॉफिट आप सीआर में डालोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के आप एप्रोप्रिएशन को बना दोगे. केस नंबर 3, आपको लॉस दे रखा है. क्या लॉस वाले केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आने वाली चीजें हैं वो डाली जाएंगी, नहीं सर नहीं डाली जाएंगी. तो अगर लॉस दे रखा है और क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो नहीं जाएगा. केस नंबर 4,
हमको जो प्रॉफिट दे रखा है वो उतना नहीं है जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट है हमारे पास 9,000 का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर की मिला के आ रही है 16,000। तो क्या हमारे पास इतना प्रॉफिट है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाए? नहीं है सर। इस केस में हम ये देखते हैं क्या हमें कोई स्पेशल लाइन बोली जा रही है अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर नहीं बोली जा रही है तो हम क्या करेंगे, इसी 9,000 रुपए को पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांट देंगे उनके कैपिटल के रेशियो में। और अगर आपसे कहा जा रहा है कि भले ही प्रॉफिट कम हो, भले ही लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देनी पड़ेगी क्योंकि ये एक चार्ज है। ऐसे केस में 9,000 का प्रॉफिट हुआ, सीआर में डाला, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। 9,000 सीआर में गए, 16,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने का लॉस? 7,000 का। ये आप क्रेडिट साइड में डालेंगे और पार्टनर्स में बांट देंगे। ये सारे केसेस होते हैं आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजंस के। उसके बाद इस चैप्टर की दो मेन कड़ी, एक होती है पास्ट एडजस्टमेंट्स और एक होती है गारंटी ऑफ अ पार्टनर। पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, जब मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, उसके बाद मैंने देखा अरे मुझे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी, देना भूल गया, सैलरी देनी थी, देना भूल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेनी थी, लेना भूल गया, और मैंने शायद प्रॉफिट को बांट दिया या नहीं बांटा। तो देखो ऐसे केस जब आएंगे ना, यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट्स, ऐसे केस में आपको एक जनरल एंट्री पास करके सारी चीजों को खत्म करना पड़ता है। तो जब भी आपको पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होगा ना, तो उसके दो टाइप के केस हो सकते हैं। व्हेन प्रॉफिट इज नॉट गिवन या नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, और व्हेन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर गिवन। जब आपको प्रॉफिट दिया नहीं है या फिर जब आपको प्रॉफिट दिया है। तो पहले हम समझेंगे जब आपको प्रॉफिट दिया नहीं है। इसमें सबसे पहले बस आपको करना क्या है, देखिए आप एक सिंपल सी टेबल बनाते हैं और मान लीजिए हमारे 3 पार्टनर हैं। तो ये पर्टिकुलर्स, ये ए, ये बी, ये सी और ये टोटल यानी ये फर्म। ठीक है, ओके सर। इसमें आपको बहुत अच्छे से ये मालूम होनी चाहिए कि डीआर क्या होता है और सीआर क्या होता है। मतलब जो भी चीज पार्टनर के लिए फायदा है वो पार्टनर के कैपिटल में कहा जाएगा? सीआर में जाएगा। और अगर वो पार्टनर का फायदा है तो फर्म का क्या है? नुकसान है। यानी कि पार्टनर का सीआर फर्म का क्या है? डीआर, और पार्टनर का डीआर फर्म का क्या है? सीआर। तो अगर आपको प्रॉफिट दिया नहीं है, आपसे क्वेश्चन में बोला कि यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, देना भूल गए। आपसे क्वेश्चन में बोला सैलरी देनी थी, देना भूल गए। आपसे क्वेश्चन में बोला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना था, लेना भूल गए। तो कोई बात नहीं, भूल गए ना, अब दे दो। आपने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए फायदा है या नुकसान है? फायदा है। पार्टनर्स कैपिटल में डीआर जाता है या सीआर जाता है? सीआर जाता है सर। तो हमने यहां पर लिखा सीआर और अमाउंट डाल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, और यहां पर इन सबका टोटल चला गया लेकिन डीआर, क्योंकि जब फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी, फर्म को लॉस हुआ, फर्म का एक्सपेंस है। उसके बाद सैलरी देनी थी सर, पार्टनर को देना भूल गए। सैलरी भी पार्टनर्स के लिए फायदा है, कहां होगा? सीआर होगा, सैलरी दे दी, और इसकी वजह से फर्म को क्या हो गया? नुकसान हो गया, डेबिट बैलेंस। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना था, लेना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में कहां जाता है? डेबिट में जाता है। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपने क्या करा?
डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन आपने क्या करा, डेबिट कर दिया और यहां पर बैलेंस डाल दिया। और जब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर के लिए डेबिट है तो फर्म के लिए क्या है बेटू, क्रेडिट है। बस इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद आप अगर यहां कैलकुलेट करोगे तो डेबिट बैलेंस ही ज्यादा आएगा, यानी कि लॉस। अब ये लॉस कौन झेलेगा, पार्टनर झेलेंगे। ये लॉस कौन झेलेगा, पार्टनर झेलेंगे। तो यहां पर लॉस, पार्टनर अपने रेशियो में इस लॉस को झेलेंगे, और लॉस है तो क्या है, ये डेबिट का बैलेंस है और हमने इसको भी डाल दिया। इतना करने के बाद आपको देखना है कि ए का सीआर का बैलेंस ज्यादा है या डीआर का बैलेंस ज्यादा है, बी का सीआर का बैलेंस ज्यादा है या डीआर का बैलेंस ज्यादा है। और जितना ज्यादा है, सपोज ए का ये 8,000 है, ये 6,000 है, ये 4,000 है और ये 6,000। तो अगर मैं डीआर का टोटल करूं तो आ रहा है 10,000, और अगर मैं सीआर का टोटल करूं तो आ रहा है 14,000, यानी ए का 4,000 रुपए से सीआर ज्यादा है। इसी तरीके से आप बी का करेंगे, बी का सीआर ज्यादा है या डीआर और कितने से। इसी तरीके से आप सी का करेंगे, सी का सीआर ज्यादा है या डीआर कितने से। ऐसा करने के बाद जितने से ज्यादा है, सीआर ज्यादा है, डीआर ज्यादा है, इतना कर लिया और सेम एंट्री पास कर देंगे। अगर कोई डीआर आ रहा है तो एंट्री में उसको डेबिट पास करेंगे, और अगर कोई सीआर आ रहा है तो एंट्री में उसको क्रेडिट पास करेंगे। ये आपके इस चैप्टर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट सर ये पार्ट जब है जब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करा, जब प्रॉफिट का जिक्र भी नहीं हुआ है। सर अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया था और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट करने से पहले ही पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट दिया, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में अपन सबसे पहले प्रॉफिट को वापस लेंगे। ठीक है, तो अगर पार्टनर प्रॉफिट को वापस कर रहा है तो पार्टनर की जाहिर सी बात है कैपिटल क्या होगी, कम होगी। अगर पार्टनर प्रॉफिट को वापस कर रहा है, पार्टनर्स के लिए क्या है, डेबिट बैलेंस है, तो यहां पर प्रॉफिट डेबिट बैलेंस इतना 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 उनके रेशियो में उन्होंने वापस किया, और फर्म का क्या हो गया, सीआर बैलेंस। फिर सेम जो आपको पार्टनर को चीज देनी थी वो उनके लिए सीआर है, आपके लिए डीआर है, और जो आपको पार्टनर से लेनी थी वो उनके लिए डीआर है, आपके लिए सीआर है। इतना करने के बाद जो आपने शुरुआत में प्रॉफिट वापस लिया था ना, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी माइनस करने के बाद, आईओडी जोड़ने के बाद, अब जो एक्चुअल फायदा बचा हुआ है वापस से पार्टनर्स को बांटेंगे सीआर उनके पॉइंट रेशियो में, और फिर अगेन हम देखेंगे सीआर ज्यादा है या डीआर। कोशिश करूंगा मैं कि इनके ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस कराऊं, और इनके ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आने के चांसेस रहते हैं आपके सीयूईटी के एग्जाम में, है ना। चलिए, उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक रहता है गारंटी ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, ये आपको जर्नल एंट्री भी दे रखी है जो आपको मैंने बताई, मैं आपको समझा भी देता हूं। सपोज आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, और आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, ओके सर, बना रहे हैं, यस सर। अब अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आता है, डेबिट साइड, और पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आता है, क्रेडिट साइड। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सैलरी कहां आती है, डेबिट साइड, और पार्टनर्स कैपिटल में सैलरी कहां आती है, क्रेडिट साइड। ये हमने देखा, ठीक, ये हमने देखा। अब अगर आपसे कहा जाए एंट्री पास करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, तो बेटा जी जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो रहा है ना, जनरल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट हो रहा है ना, जनरल एंट्री में वो क्रेडिट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसकी एंट्री पास करनी है तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
सर ऐसा क्यों करा गया? क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो रहा है। अगर मुझे सैलरी की एंट्री पास करनी है, एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। बट बात अगर आए पार्टनर्स कैपिटल का, तो यहां पर ये चीजें पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आ रही हैं। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इस तरीके से जनरल एंट्री हम लोग पास करते हैं। चलिए, ये अभी मैंने आपको ये केस और है ओपनिंग कैपिटल वाला, यानी कि कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा और आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ सकता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलती है वो किस पर मिलती है? ओपनिंग कैपिटल पर मिलती है, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पर। सर कैसे पहचानेंगे कि वो ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है? अगर आपको 1 तारीख की कैपिटल दे रखी है तो वो ओपनिंग कैपिटल है, और अगर आपको 31 तारीख की दे रखी है तो वो क्लोजिंग कैपिटल है। तो सबसे पहले अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है तो आपने यहां लिखा, उसके बाद जस्ट आपको उल्टा चलना है। बेसिकली ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं? लेस करते हैं, प्रॉफिट को क्या करते हैं? प्लस करते हैं, और पैसा लगाया, एडिशनल कैपिटल लगाई, क्या करते हैं? प्लस करते हैं। लेकिन यहां पर अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यानी कि अगर आपने ड्राइंग्स करी है, ऐड करेंगे, और पैसा लगाया है, लेस करेंगे, प्रॉफिट बांटा गया है, लेस करेंगे। इतना करने के बाद आपका निकल के आएगा ओपनिंग कैपिटल, और इसी पैसे पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स। ये पास एसेसमेंट वाला है जो मैंने अभी आपको बताया है, ये वाला। ठीक है, अब देखिए आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है गारंटी ऑफ अ पार्टनर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि पार्टनर्स में से एक पार्टनर ऐसा है जिससे फर्म कह रही भाई तू टेंशन मत ले, इतना पैसा तो हम तुझे देंगे ही देंगे, चाहे आपको पैसा उतना मिले या ना मिले, जितनी कमी पड़ेगी उतना हम देंगे, या तो फर्म देगी या जिस पार्टनर ने गारंटी दी है वो देगा। अगर फर्म लॉस में भी जा रही है, घाटा भी हो रहा है, तो अभी उस पार्टनर को गारंटी मिली है तो उसको क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। देखिए, at the time of admission of a partner, it is possible that the new partner is admitted in the firm with minimum guarantee profit from the business. It means that the guarantee partner shall get the minimum guarantee profit even if the guaranteed partner, new partner, share a profit less than the guarantee amount. कभी कभी आप किसी नए पार्टनर को ला रहे हो या पुराने पार्टनर को गारंटी दे रहे हो कि भाई टेंशन मत लो, तेरे को 10,000 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कुछ हो, चाहे हम लॉस झेलें, चाहे तेरा शेयर निकाल के 6,000 आ रहा है, तब भी ये जो 4,000 रुपए की कमी है ना, ये हम लोग पूरी करेंगे। अगर फर्म ने गारंटी दी है तो फर्म मिलकर करेगी, और अगर किसी पार्टनर ने गारंटी दी है तो पार्टनर करेगा। When profit is guaranteed to an existing or incoming partner, it can be done in two ways. जब प्रॉफिट की गारंटी दी है या तो जो अभी पार्टनर है उसको या कोई नया पार्टनर है, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट मे बी गारंटेड बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर इन एन एग्रीड रेशियो। इन दिस केस फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलो। मतलब कि प्रॉफिट की गारंटी, सपोज ए बी सी 3 पार्टनर है, सी को गारंटी दी है, सी को गारंटी दी है, बचे हुए पार्टनर ने ए और बी, तो जो भी उसमें कमी है ना वो ए और बी मिलके पूरी करेंगे। कैसे करेंगे? पहला स्टेप, शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिटरमाइंड। सपोज आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, देखिए मैं इसको समझाता हूं आपको। देखिए आप बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है 1 लाख का, ठीक है, आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है 1 लाख का, और 3 पार्टनर है ए बी और सी, 3 पार्टनर है ए बी और सी, और इनका रेशियो है 2:2:1। तो अगर मैं 1 लाख को 2/5 ए को देता हूं तो ये कितना आएगा? 40,000 आ जाएगा, है ना।
यानी ए को मिला 40,000, बी को मिला 40,000 और सी को मिला 20,000। बट आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि सी को तो 30,000 रुपए की गारंटी मिली हुई है और किसने दी है? सिर्फ ए ने दी है। तो सी में कितने की कमी है? 10,000 की। 10,000 इसमें प्लस हो जाएंगे और 10,000 इसमें से माइनस हो जाएंगे अगर किसी एक पार्टनर ने गारंटी दी है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि किसने गारंटी दी है तो ऐसे केस में क्या होगा सर? ऐसे केस में हमें यह देखना पड़ेगा, क्या हमें क्वेश्चन में यह तो नहीं दे रखा कि जो घाटा होगा वो जो पार्टनर है वो इस रेशियो में देंगे। अगर नहीं दे रखा तो जो उनका पुराना रेशियो है 2:2 यानी 1:1 यानी इक्वली उसी रेशियो में ये घाटे को बियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 30,000 की गारंटी मिली है, कितना पैसा मिल गया? 20,000। कितने की कमी है? 10,000। तो 5,000 ए से आएगा और 5,000 बी से आएगा। यहां से 5,000 माइनस और यहां से भी 5,000 माइनस। ये है आपका गारंटी ऑफ अ पार्टनर वाला टॉपिक। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, गारंटी ऑफ अ पार्टनर में भी ऐसा ही होगा आपका। ठीक है, तो होमवर्क के लिए आपके लिए क्या क्या है, आप सिंपल जो भी टॉपिक्स हैं उनको हैंड राइटिंग उतार लीजिएगा। मतलब कि वो नोट्स जो आपके द्वारा ही बनाए हुए हैं। मैंने भी बनाए हैं आप लोगों के लिए नोट्स, हैंड राइटिंग है इस चैप्टर के और बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में बनाए हैं और उम्मीद करूंगा मैं आपको ऐप पर प्रोवाइड करवा दूं कि ये नोट्स आपको मिल जाए, ये वाले भी और आपके हैंड राइटिंग नोट्स भी, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। फिर भी अगर आपको हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए हो तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर सकते हैं और मुझसे हैंड राइटिंग नोट्स ले सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम इसके बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं और वो एमसीक्यू हम जब ही कर पाएंगे जब आपको ये पूरा अच्छे से आएगा। टेंशन मत लेना, बहुत डिटेल में एमसीक्यू करेंगे, समझाया करेंगे ये ऐसा क्यों करा गया है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, वंदे मातरम, प्राउड टू बी कॉमर्शियल।